मुझे उम्मीद है 17 दिसंबर की तैयारी आप सभी की अच्छी चल रही होगी। 17 दिसंबर को है MPPSC 2023 का प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है यहाँ पर, और सेट 7 इस वीडियो में सम्मिलित किया जा रहा है। और ये विषय है विज्ञान एवं पर्यावरण इकाई 7 के अंतर्गत, जो कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम में है। और इससे संबंधित हम बेस्ट 200 प्रश्न की सीरीज़ यहाँ पे ला रहे हैं, और इसमें बेस्ट 200 प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित किए जाएंगे जो कि विज्ञान एवं पर्यावरण से होंगे। और इन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित यहाँ पे हल करवाएंगे। अब तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके। जो लोग इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, इसमें सेट 6 तक या सेट 6 तक यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। हर सेट में 10 से 15 प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए जाते हैं, और लास्ट में आपके लिए एक वीडियो आएगा जिसमें सभी सेट को कंपाइल करके हम एक वीडियो फॉर्मेट में डाल देंगे। एक ही वीडियो आएगा जिसमें आप सारे प्रश्नों की तैयारी आप एक बार में कर सकते हैं। और ये विषय होगा विज्ञान एवं पर्यावरण इकाई 7। प्रश्न पर आते हैं। टांग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है। टांग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है। ऑप्शन हम देखते हैं। म्यांमार, ये देश पूछ रहा है कि वह देश कौन सा है। म्यांमार, जापान, न्यूजीलैंड या फिर फिलीपींस। टांग्या कृषि जहाँ की जाती है वह देश है म्यांमार। इसका पुराना नाम है वर्मा। आंसर है इसका ए। टांग्या फिर टांग्या कृषि वर्मा में शुरू हुई एक प्रणाली है। इसमें स्थानीय किसानों को चाय की खेती करने की अनुमति दी जाती है। इस प्रणाली के तहत किसी बाग या वृक्षारोपण के शुरुआती चरण में पेड़ छोटे और दूर दूर होते हैं। नए लगाए गए पेड़ों के बीच की खाली जगह में मौसमी फल उगाए जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ए। टांग्या या फिर टांग्या कृषि किस देश में की जाती है? ये है म्यांमार। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 90 डेसिबल। डीबी का मतलब है डेसिबल। 60 डेसिबल, 120 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो इसमें से मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, यहाँ पर है 60 डेसिबल। आंसर है इसका बी। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है, और मनुष्य 50 डेसिबल की आवाज़ आसानी से झेल सकता है। 70 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ मनुष्य के लिए खतरनाक होती है, और शोर 75 डेसिबल से ज़्यादा होने पर हानिकारक हो जाता है, और 120 डेसिबल से ज़्यादा होने पर यह दर्दनाक हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर है बी, 60 डेसिबल। अगला सवाल है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? सबसे पहले समझिए ताम्र संदूषण होता क्या। ताम्र संदूषण का मतलब होता है पानी में अत्यधिक कॉपर आयनों की उपस्थिति। पानी में अत्यधिक कॉपर आयनों की उपस्थिति, ठीक है। कॉपर मतलब हिंदी में इसको तांबा बोलते हैं, और यहाँ पे ताम्र संदूषण से इसी का संबंध है। पानी में अत्यधिक कॉपर आयनों की उपस्थिति। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? एल्यूमिनियम की, रांगे की, टिन या इसको टिन बोलेंगे रांगे को, शीशे की या फिर जस्ते की। तो इससे इस धातु में जो परत चढ़ाई जाती है, जिस धातु की परत चढ़ाई जाती है वो है टिन, या फिर इसको रांगे बोलेंगे। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। रांगा धातु को अंग्रेजी में टिन या TIN कहते हैं। इसकी स्पेलिंग TIN है, और हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं। इसका रासायनिक सूत्र SN है। और तांबे के संदूषण से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तांबे के लंबे समय तक संपर्क में रहने से गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। गंभीर विषाक्तता से लीवर खराब हो सकता है और मृत्यु हो सकती है। तांबे के संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर आमतौर पर टिन की परत चढ़ाई जाती है। टिन की परत से पीतल के बर्तन ऑक्सीकृत और संक्षारित नहीं होते। टिन की परत लगाने की प्रक्रिया को टिनिंग कहा जाता है। अगला सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टिनिंग किस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो टिन की परत लगाने की प्रक्रिया को हम टिनिंग कहेंगे, और ये आपने इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखा, टिन है, ठीक है। आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, और स्टार्च को ग्लूकोज में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में? तो ये है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने की प्रक्रिया में, या फिर परिवर्तन में। ये आंसर है इसका सी। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है। ये प्रक्रिया है। ट्रिप्सिन एक उत्प्रेरक प्रोटीन है जो प्रोटीन को तोड़ता है। यह एक पाचक एंजाइम है जो आंत में प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह प्रोटीन को कई छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। फिर पेप्टाइड्स को अन्य पाचन एंजाइमों द्वारा अमीनो एसिड में हाइड्रोलाइज किया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है यहाँ पर सी। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में यहाँ पे तोड़ने के लिए यहाँ पे ये उपयोगी है एंजाइम ट्रिप्सिन। अगला सवाल है, DNA को किसने अंतःपात्र इन विट्रो में बनाया? अंतःपात्र या फिर इन विट्रो में बनाया? आर्थर कोरनबर्ग,
रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर या फिर जोसेफ लिस्टर। डीएनए को किसने इन विट्रो में बनाया, तो ये है आर्थर कोनबर्ग। आंसर है इसका ए। आंसर इसका ए। आंसर आर्थर कोनबर्ग ने सबसे पहले डीएनए को अंतःपात्र इन विट्रो में बनाया था। और डीएनए की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। और इस खोज के लिए उन्हें 1963 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव रखा था। डीएनए एक अणु होता है जो सभी ज्ञात जीवित जीवों के विकास, कामकाज और प्रजनन में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आनुवांशिक निर्देशों का वहन करता है। और डीएनए नाभिक में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया छोटी मात्रा में भी स्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में छोटी मात्रा में भी यहाँ पे स्थित होता है। इस प्रश्न का आंसर है ए, आर्थर कोनबर्ग। अगला सवाल है, मानव में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है। इंसुलिन वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फिर न्यूक्लिक अम्ल का। कार्बोहाइड्रेट में होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज भी आता है, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी आते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें आती है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत। ग्लूकोज होता है मीठा, ठीक है, ग्लूकोज होता है मीठा, आप सभी ने स्वाद इसका लिए होंगे। तो ये मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित ग्लूकोज होता है। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका भी। इंसुलिन मानव शरीर में ग्लूकोज को के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित एक हार्मोन है और यह एक प्रोटीन है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में किसके स्तर को, ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। इंसुलिन की मुख्य भूमिका हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना है। इंसुलिन के अन्य कार्य के बारे में हम देख लेते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, हाइपर ग्लाइसेमिया को रोकना और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाना, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर है बी। अगला सवाल है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का क्या नाम है। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान। सोलर इम्पल्स 1, सोलर इम्पल्स 3, सोलर इम्पल्स 2, सोलर इम्पल्स 4। ये है सोलर इम्पल्स 2। आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। इस विमान में 17,000 सौर बैटरियाँ लगी हुई है, मतलब 17,000 सौर बैटरियाँ की स्थापना इसमें की गई थी। और विमान में डैनो में 17,000 से ज़्यादा सौर बैटरियाँ लगी हुई है और सूर्य की रोशनी में ये ऊर्जा संग्रहण करती है। इस विमान का वजन कार से ज़्यादा नहीं है। इसकी औसत गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, राजा रमन्ना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें देखना है, यह आधा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, आधा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए, राजा रमन्ना के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमको चयन करना है। फिर ये कोड से संबंधित यहाँ पे ऑप्शन हमको चूज करना है, ठीक है। आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक की टीम का वह निर्देशक अधिकारी था। जो यहाँ पे राजा रमन्ना जी की बात हो रही है, वो आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम के वह निर्देशक अधिकारी थे। 1976 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक का लेखन किया। तो राजा रमन्ना जी के बारे में ये चारों कथन सही हैं। चारों कथन यहाँ पे सही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, ए और बी, हाँ ये तो है। ए, बी और सी, हाँ ये भी है। केवल डी, हाँ केवल डी तो है, लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पे। लेकिन जो सबसे सही इस प्रश्न का उत्तर है वो ए, बी, सी और डी, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, यानी चारों कथन यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सही हैं। तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी ये कथन है। तो ए, बी, सी और डी कथन किस में है, ऑप्शन डी में। तो आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। आंसर है इसका सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो के नाम से जानते हैं, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। और डीआरडीओ कौन सी एजेंसी, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डीआरडीओ कौन सी एजेंसी। ये देखो, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, और डीआरडीओ कौन सी एजेंसी या फिर कौन सा डिपार्टमेंट है, आप बताइए। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इससे पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इंकोस्पार के नाम से किसे जाना जाता था, ये इसरो है,
इसरो ही है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस प्रश्न का आंसर है इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। आंसर है इसका सी। मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पेंच, केन, कान्हा या फिर बांधवगढ़? मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा। ठीक है, कान्हा। मंडला जिले में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, 2 नेशनल पार्क है, जिसमें से एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और मंडला जिले का सबसे बड़ा आकर्षण कान्हा नेशनल पार्क है। इसे देखने के लिए पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर सी। अगला प्रश्न है, मध्यम अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? मध्यम अम्लीय मृदा का पहला ऑप्शन है 3.5 से 4.5, दूसरा है 4.5 से 5.5, तीसरा है 5.5 से 6.5, चौथा है यहाँ पर 5.2 से 6.2। तो अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है यहाँ पर 5.5 से 6.5। आंसर है इसका सी। मध्यम अम्लीय मिट्टी या मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होता है। और इस मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच मान परीक्षण किया जाता है। कोई भी मिट्टी हो, यदि उसकी अम्लता या फिर क्षारीयता को मापना है तो पीएच परीक्षण किया जाता है। पीएच स्केल में 3 चीज़ हम देखते हैं, उदासीन, अम्लीय और यहाँ पर क्षारीय। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय 3 चीज़ों का यहाँ पता लगता है। उदासीन है, अम्लीय या फिर क्षारीय, तीन चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है पीएच परीक्षण का या पीएच स्केल का। पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है और आप सभी जानते हैं 1 से 14 तक इसमें पाठ्यांक होता है। मिट्टी के पीएच मान के आधार पर मिट्टी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। अत्यधिक अम्लीय पीएच मान 5.5 से कम, और यहाँ पर मध्यम अम्लीय पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच, थोड़ा अम्लीय पीएच 6.5 से 7.0 के बीच, तटस्थ यानी यहाँ पे हो जाएगा 7.0 यानी 7.0 पीएच जिसका है वो तटस्थ यानी उदासीन यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा क्षारीय पीएच 7.0 से 7.5 के बीच, मध्यम क्षारीय 7.5 से 8.5 के बीच, और क्षारीय 8.5 से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्केल है, स्केल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 आता है बीच में, और यहाँ पे 1 आता है, और यहाँ पे आता है 14। ठीक है, 1 से 14 के बीच रहता है। ये 7 पीएच मान है, तो यहाँ पे तटस्थ है या फिर उदासीन इसको बोलेंगे। और 1 से 7 के बीच है तो ये अम्लीय हो जाएगा, और 7 से 14 के बीच है तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर सी।